नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नेपाल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन इतिहास लिखा जा रहा है। 24 दिनों से चल रहे आंदोलन ने आखिरकार प्रधानमंत्री ओली की सरकार को गिरा दिया और तख्ता पलट कर दिया। लोग कहते हैं आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर था, लेकिन असल वजह भ्रष्टाचार और नेताओं पर से टूटा भरोसा था। यही गुस्सा धीरे धीरे लपटों में बदल गया और अब पूरा नेपाल इसकी चपेट में है। पूरा नेपाल जल रहा है। काठमांडू की सड़कों पर से जो तस्वीर दिखी वे किसी फिल्म से कम नहीं थी। पीएम ओली इस्तीफा देकर रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से भाग गए। राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट तक को आंख के हवाले कर दिया गया। पीएम, डिप्टी पीएम और मंत्रियों के घरों को भीड़ ने फूंक दिया। हालात इतने बिगड़े कि रात को सेना ने कर्फ्यू लगा दिया। इस हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़े अलग है। 3 पुलिस वालों को पीट पीट कर मार दिया गया। भीड़ पुलिस मुख्यालय से हथियार लूट ले गई और थानों, बैंकों, मॉल्स को निशाना बनाया गया। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और बाबूराम भट्टाराई तक को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाने की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस आंदोलन का असर भारत पर भी पड़ा। काठमांडू एयरपोर्ट बंद होने से करीब 700 भारतीय यात्री वहीं पर फंस गए। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी को घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। अब सवाल है, नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तस्वीर वैसी ही बन रही है जैसी कभी बांग्लादेश में बनी थी। लोकतांत्रिक सरकार की जगह सेना का दबदबा। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि हालात सामान्य होने तक वही शासन संभालेंगे। युवाओं के गुस्से ने यह साफ कर दिया कि अब पुराने नेताओं की वापसी संभव नहीं है। ओली, देउबा, प्रचंड और माधव नेपाल जैसे चेहरे शायद हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाए। आंदोलन का रुख देखकर अंदेशा है कि कई नेता नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं। इस पूरे आंदोलन का केंद्र रहा जेएन जेएन यानी जन जन का मुद्दा। यही नारा युवाओं की ताकत बना। आंदोलनकारी नेता अब नए चुनाव की मांग नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं कि सेना उनके साथ मिलकर देश चलाए और भ्रष्ट नेताओं को बाहर करे। यानी अब नेपाल की राजनीति में नए चेहरों का दौर शुरू हो रहा है। इन नए चेहरों में सबसे आगे है काठमांडू के मेयर बालन शाह। एक वक्त पर रैपर रह चुके शाह भ्रष्टाचार विरोधी गीतों के जरिए युवाओं के हीरो बने। उनकी खासियत यह है कि वे खुद को जनता का आदमी कहते हैं। न कोई राजनीतिक वंश, न ही पुराने नेताओं की तरह भ्रष्टाचार के कोई दाग। मेयर बनने के बाद उन्होंने काठमांडू की सफाई, यातायात और अवैध निर्माणों पर कड़ा एक्शन लिया, जिससे वे युवाओं के और मिडिल क्लास के बीच भरोसे का चेहरा बने। शाह खुलकर भारत विरोधी और नेशनलिस्ट बयान भी देते रहे, जिसकी वजह से उन्हें नेपाल के सख्त नेता के रूप में देखा गया। आंदोलन के दिनों में उन्होंने सीधे युवाओं के बीच जाकर नारे लगाए, भीड़ को शांत भी किया और सरकार को ललकारा भी। यही वजह माना जा रहा है कि सेना उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाकर जनता और सेना के बीच सेतु का काम कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो नेपाल की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जहां एक लोकल मेयर देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगा। इसके अलावा आंदोलन में डॉक्टर सेंडुक रूट भी अहम चेहरा बने। गॉड ऑफ साइट कहे जाने वाले इस मशहूर नेत्र विशेषज्ञ ने युवाओं का भरोसा जीता। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज ने उन्हें आंदोलन का सच्चा नेता बनाया है। तीसरा नाम है कुलमान घिसिंग का। बिजली संकट खत्म करने वाले इस इंजीनियर ने 2016 से 2020 तक नेपाल के लोड शेडिंग से बाहर निकाला था। वे रोजगार और जेएन के हिमायती है और सेना के साथ उनके अच्छे संबंध है। अब नेपाल की राजनीति इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमेगी। यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी का विद्रोह है। युवाओं ने यह साफ कर दिया कि वे सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं और पुराना राजनीतिक ढांचा अब टिक नहीं पाएगा। नेपाल की गली गली में गूंज रही आवाज यही है कि भ्रष्टाचार खत्म करो, नए नेपाल का निर्माण करो। सवाल यह है, क्या सेना अब नए चेहरे मिलकर एक स्थिर नेपाल बना पाएंगे या फिर देश और गहरी उथल पुथल में फिर से फंस जाएगा? आने वाले हफ्ते में यह तय करेंगे कि नेपाल अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन जो भी होगा न्यूज टेक के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।